इजराइल हमास की जंग चल रही है, सीज फायर की बात हुई है, लेकिन सीज फायर अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसको भी समझना जरूरी होगा। लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त इजराइल और हमास की जंग चल रही है, उसी वक्त भारत के सामने चीन नाम की एक बड़ी चुनौती जो है वो एक चैलेंज बनकर सामने आई है। उसको भी आज हम समझेंगे और बेहद खास मेहमान के पास आज हम आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश, वेलकम। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। सर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको मैं समझना चाहूंगा आपसे, लेकिन बर्निंग टॉपिक जो इस वक्त का है वो इजराइल हमास से जंग है। अगर पिछले ये जो 47-48 दिन की ये जंग है, इसे हम कैसे देखें और क्या ये मान के चले कि ये जंग लंबी खींचने वाली है रूस यूक्रेन जंग की तरह, या जल्द खत्म हो सकती है? राजेश, मैं कहूँगा ये बहुत ही अहम सवाल और मैं कहूँगा कि कैच-22 सिचुएशन। उम्मीद है कि अगर ये सीज फायर जो है अगर चला जी, अगर इसके ऊपर मैं कहूँगा दोनों पार्टीज, हमास ने भी और इजराइल ने भी अमल किया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद शांति बहाल हो। और शांति बहाल बहुत ज़रूरी है वेस्ट एशिया में, क्योंकि अगर वहाँ पे अस्थिरता होती है तो तेल के भाव बढ़ने का खतरा होता है, पूरे विश्व भर में अशांति फैलती है और पूरा विश्व गुटों में बढ़ जाता है जी। और वो नहीं होना चाहिए। और जैसे अपने प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि वक्त लड़ाई का नहीं बातचीत का है। और जब हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसमें भी हम लोग इस बात को लेकर के चलते हैं कि आजकल का माहौल बातचीत का है, ना कि लड़ाई का। तो उसके मद्देनज़र जब आप सीज फायर देखते हैं, मुझे लगता है ऐसे वक्त पे आया है जी, शायद दोनों तरफ परेशानी है। इजराइल ने भी 47 दिन अपना ज़बरदस्त पूरा मैं कहूँगा जो उसके पास सामग्री थी उसने लगाई, और गाज़ा पट्टी को जो ध्वस्त करने की उन्होंने पूरी जो मुहिम शुरू की थी, और आपने देखा कि उत्तरी गाज़ा को तकरीबन उसने तबाह करके रख दिया। हमास भी लगातार जिस प्रकार से हमास ने, मुझे लगता है गाज़ा के बीच में 22 लाख लोगों के बीच में एक ऐसी सरकार चुन करके आई है। हमास एक आतंकवादी संगठन हम कहते हैं, पर फ़लस्तीनियों के लिए वो एक चुनी हुई सरकार है, चाहे उसके बाद पिछले 22 साल से उन्होंने इलेक्शंस ना किए हों, लेकिन उनका सपोर्ट है। यही कारण है कि इतना सब कुछ तबाही होने के बाद भी आप देखते हैं कि गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों का उसके बरखिलाफ आवाज़ नहीं उठी है। मैं एक चीज़ और जो समझना चाहता हूं आपसे, इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक तमाम जंग आपने देखी हैं। हमने आसमान में जंग देखी है, हमने ज़मीन के ऊपर भी जंग देखी है, पानी के अंदर भी जंग होती हुई हमने देखी है। क्या ज़मीन के अंदर गुफाओं में, सुरंगों में इजराइल पहली बार एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है, और कितनी कामयाबी की उम्मीद हम माने? देखो राजेश, आप खुद ही जानते हो कि किस प्रकार की जंग है जी, लेकिन गाज़ा पट्टी में मुझे नहीं लगता है कि शायद इजराइल को भी, क्योंकि 2005 के बाद जब से इजराइल गाज़ा पट्टी से हट गया, चाहे 47 साल 37 ईयर्स वो वहाँ रहे, 37 साल वो वहाँ रहे गाज़ा में, पर 2005 के बाद अब तक तो वो गाज़ा के बाहर हैं। जिस प्रकार से मुझे लगता है 500 किलोमीटर सुरंगों का जाल जो गाज़ा में बिछाया हमास ने, और इतने साल से लगातार धीरे धीरे करके, और जिस तरीके से आप लोग मीडिया में दिखाते हैं 50 मीटर नीचे और तरह तरह के आदमी पूरे खड़े होकर के चल रहे हैं, उस पर एमुनेशन है, मोटर्स रखे हुए हैं, खाने पीने का सामग्री है, और 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर का जाल सुरंगों का बिछाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम देखें कि मेट्रो का जाल जो दिल्ली जो बहुत बड़ा है गाज़ा पट्टी से, वो भी 400 किलोमीटर का नहीं है। अगर 400 किलोमीटर का मेट्रो का जाल दिल्ली में नहीं है, तो 500 किलोमीटर का सुरंगों का जाल ज़मीन के नीचे इतना बिछा करके हमास ने, और हमास को हम कहते आए हैं कि 30-40 हज़ार फाइटर्स हैं हमास। और अगर ये मान करके भी चलते हैं इजराइल का कहना कि उन्होंने 10 बटालियंस को बर्बाद कर दिया है, तो आप लगा सकते हैं 10-1 हज़ार लोग बर्बाद हो गए, मर गए, तो भी 20-25 हज़ार लोग आज भी जिंदा हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ए पार इस्तेमाल किया, सी पार इस्तेमाल किया, आपने
रॉकेट्स इस्तेमाल किए, मिसाइल्स डाले, सब कुछ किया, तबाह करने की कोशिश की। मकसद इजराइल का लड़ाई, ये वॉर ऑन हमास, और ये कहना उनके प्रधानमंत्री का कि हम हमास को बिल्कुल नामो निशान इनका मिटा देंगे, वो नहीं हो पाया। मैं अगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है सर कि अगर हमास ख़त्म नहीं हो पाता है, अगर इजराइल सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है या इजराइल के हाथ खड़े हो जाते हैं, तो जो हमास ने किया वो क्या दूसरे आतंकवादी संगठनों के लिए एक प्रेरणा नहीं होगी? क्या भारत के पड़ोस में लश्कर, जैश, हुजी जैसे जो आतंकी संगठन है वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमास कर सकता है तो हम भारत में कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? देखो राजेश, ये बहुत जो सवाल जो आपने किया ना, यही सवाल पूरे विश्व को खा रहा है कि अगर हमास को छोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि हौसला अफजाई कितनी होगी हमास की। और अगर हमास को बर्बाद किया जाए, और अगर बर्बाद नहीं होता है तो कितना डिमोरलाइज होगा इजराइल और पूरा विश्व भर भी। तो ये दोनों तरफ से सब बैलेंसिंग एक्ट, और इस बैलेंसिंग एक्ट में इसमें हम लोगों ने ये सोच करके चलना है कि इजराइल आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है, फिलिस्तीनियों के बरखिलाफ नहीं लड़ रहा है, आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है। तो उस आतंक के बरखिलाफ लड़ना, और जैसे आपने कहा अगर हमास बर्बाद नहीं होता है और ये सोच तब भी पलती है और ये लोग जिंदा रहते हैं, तो ये विश्व को खतरा है। अगर ये विश्व को खतरा है, यानी कि एक आतंकी संगठन का खतरा, और जैसे आपने कहा चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हुदी हैं, या लश्कर तैयबा है, या जैश ए मोहम्मद है, इनकी हौसला अफजाई होगी कि देखो एक इतना एडवांस नेशन इजराइल जिसके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने इजराइल को के घुटने टिका दिए। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इजराइल ने भी सोचा है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को इतना बर्बाद कर देना चाहिए कि इसने कम से कम 100 साल या इसके बाद इजराइल को खतरा नहीं होना चाहिए, विश्व को आतंक से खतरा नहीं होना चाहिए। एक चीज और सर, क्योंकि मैं 7 अक्टूबर में जाना चाहूँगा, लंबा तजुर्बा आपका भी भारतीय सेना का है, छोटा सा तजुर्बा मेरे पास भी है। जो 7 अक्टूबर को हुआ, क्या इजरायली सैनिक सब कुछ डोम या इलेक्ट्रॉनिक जो भी उनके सर्विलांस थे उन पर भरोसा करके सो गए थे? क्योंकि इंडियन आर्मी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है LAC LOC पर, कि हम पूरी रात जागते हैं, हम दुश्मन की पूरी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, कितने आए कितने गए, क्या उन PT में कितने शामिल हुए, उनके रोल कॉल में कितने थे, सब हमें पता होता है। लेकिन क्या इजराइल का पूरा फोकस मशीनों पर था, टेक्नोलॉजी पर था, इंसान पे भरोसा नहीं था? वो एक बड़ा कारण रहा जिस कारण चूक हुई। ये एक जरूर इंटेलिजेंस फेलियर दर्शाता है। 6 अक्टूबर को अगर हम देखें, यौम किपुर वॉर जो 6 डे वॉर था 1967 में, और ये भी जो उनका सभा, जो उनका नया साल जो एक फेस्टिवल होता है यूज़ के लिए, तो उस फेस्टिवल में वो, क्योंकि फ़िलिस्तीनी जो हैं वो जानते थे कि इस त्यौहार में ये कहाँ तक कितना आराम करते हैं, कितना पीते हैं, कितना नाच गाना करते हैं, तो उनको मालूम था कि ढीले उस वक़्त पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डोम, जैसे हम कह रहे हैं आयरन डोम था, फेंसिंग था, पूरा सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो सब के ऊपर था। उसके बावजूद भी हुआ क्योंकि वो शायद जानते थे कि इजराइल लगातार हमास को अपीजमेंट पॉलिसी में था। और अपीजमेंट पॉलिसी में ये सोच करके चल रहा था कि हमास और फतह के बीच का जो एक, तो मैं कहूँगा जो दरार है वो, और वेस्ट बैंक और गाज़ा के बीच में जो दरार है वो दरार कायम रहेगी, और वो दरार को इजराइल चाहता है कि वो दरार रहेगी, तो वेस्ट बैंक और गाज़ा अलग अलग, फ़िलिस्तीनी है पर अलग अलग, तो डिवाइड एंड रूल में उनको फ़ायदा होगा। इसके मद्देनज़र हमास भी देख रहा था कि इजराइल के अंदर भी फूट पड़ी हुई है, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बैकफुट पर हैं, जुडिशरी के साथ उनका अनबन चल रहा है, तो वो भी चल रहा था। उसके अलावा जो फ़िलिस्तीनी जो मैं कहूँगा जो उनका दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, व्हाट इज दैट, इंतफाद पैलेस्टीनियन ग्रुप जो है, वो जो है
वो लगातार इजराइल को उकसा रहा था ओके। और हमास सिर्फ देख रहा था। तो उकसाने वाली कार्रवाई चल रही थी और एक दूसरे। इसके अलावा इजराइल ने जो तकरीबन 2021 में 3000 लोग गाज़ा पट्टी से दिन के नौकरी करने के लिए इजराइल में आते हैं और वो 3000 लोग वापस चले जाते हैं। हाल में 2 इंसिडेंट हुए। ब्रिक्स की समिट बुलाई जाती है जिनपिंग के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत कहें तो भारत G20 की समिट बुलाता है, शी जिनपिंग नहीं आते हैं, अपने प्रधानमंत्री को भेज देते हैं। क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त कहाँ पर हैं? और जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ बेसिकली आपसे कि जो 2 फ्रंट वॉर की थ्योरी CDS रावत सर दे के गए थे, हम कहाँ पे हैं और हमें कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर चीन हमारा दुश्मन है जी, इसमें कोई शक नहीं है। चीन और भारत के बीच के जो संबंध है आज की तारीख में सबसे नीचे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों के संबंध खराब हो गए। और जिस प्रकार से उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में और गलवान में किया, वो साफ दर्शाता है कि चीन जो विस्तारवाद में लगा हुआ है और अपने आप का जो दबदबा है और जिस प्रकार से वो भारत के ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो लगा रहेगा। और हमें भी मालूम है कि भारत ने और चीन के बीच में जो अनबन है, और इस अनबन को सिर्फ ये 2 देश ही दूर कर सकते हैं, हमारी मदद में कोई नहीं आएगा। तो उसके लिए हम आत्मनिर्भर होना हम लोगों को निहायत ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने पाँव पर खड़ा रहना है और मजबूती से खड़ा रहना है। और चीन जैसे एक प्रगतिशील देश जो इकोनॉमिकली भारत से तकरीबन 5 गुना आगे चला गया है, और जो देश मैं कहूँगा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो उसकी मिलिट्री स्थिति भी अच्छी होने लगती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है मिलिट्री। अगर हम कहते हैं कि हमको 2% या 3% ऑफ द GDP खर्च करना है, अगर हम लोगों का GDP आज $3 ट्रिलियन है और कल $5 ट्रिलियन हो जाएगा, और हो सकता है 15 साल में हम $20 ट्रिलियन हो जाए, तो वो चाहे 2 या 3% ही हो, पर इन रियल वैल्यू यहाँ पर जो अभी $70 बिलियन खर्च करे वो 100 हो जाएगा, 100 का $200 बिलियन। तो धीरे धीरे जो फौज भी है तगड़ी मजबूत हो जाएगी, जिससे कि कम से कम हमारे जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है उस पर आँच नहीं आएगी और कोई गलत निगाह से नहीं देखेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम देखते हैं कि जो चीन है, चीन ही एक ऐसा देश है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक आपकी सोच है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में वो देख रहा है, बिल्कुल रूस के साथ खड़ा है, पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर अपने आप को खड़ा दिखा रहा है जी। और इजराइल और हमास के बीच में भी वो मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है और उनके साथ कर रहा है, जबकि खुद चीन सिंकियांग प्रोविंस में जिस प्रकार से मुसलमानों के बरखिलाफ कार्रवाई करता है, उसके लिए तो मुसलमान देश कुछ भी नहीं बोल रहे। आज की तारीख में चीन में आप किसी का नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, तो ये हालत है चीन में, और सब मुसलमान देश जानते हैं। उसके बावजूद भी वो चीन के साथ मैं कह रहा हूँ मजबूत रिश्ते, हाँ, वो बैर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो बैर नहीं करना चाहते तो चीन देख रहा है कि USA जो है, अगर आप देखिए इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई में मदद कौन कर रहा है, USA कर रहा है। ये कि अमेरिका जो मदद कर रहा है इजराइल की, और उन्हीं की सामग्री जो है, युद्ध की सामग्री, वो इस्तेमाल हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सर आपने, लेकिन जो चीज़ मैं अब आपसे यहाँ पे समझना चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को भी समझाएं। सर, कोई भी हथियार बनता है, चाहे वो बंदूक है, चाहे फाइटर प्लेन है, चाहे वो कोई सोल्जर है, उसका असली इम्तिहान जंग के मैदान में होता है। आप एक तरफ से फायरिंग करके यह नहीं भरोसा कर सकते कि इसमें कितनी काबिलियत है। अमेरिका के हथियारों के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे तमाम वर्ल्ड में कहीं पे, सीरिया से लेके यूक्रेन से लेके इजराइल तक, वो पावर उसने दिखाई है। भारत के सोल्जर्स हर दिन गोलियों का सामना करते हैं, उनके अंदर वो जज्बा है। हम दुनिया भर के देशों के साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। क्या चीन का ये माइनस पॉइंट नहीं है सर, कि आपने हथियार तो बनाए हैं लेकिन वो सिर्फ आपने ही चलाए हैं? आपने या तो पाकिस्तान के साथ चलाए या आपने खुद चलाए, लेकिन अभी उन्हें प्रैक्टिकल तौर पे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई शक नहीं, ये चीन देखता है जी, क्योंकि कोसोवो की लड़ाई के बाद युगोस्लाविया में तब चीन को आभास हुआ कि अमेरिका तो बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। और अभी भी चाहे इजराइल के भी हथियार जो हैं, इजराइल तकरीबन
एक्सपोर्ट करता है $12 बिलियन। जी। अगर $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, भारत देश भी $5 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो वो $12 बिलियन का एक्सपोर्ट, तो इजराइल भी अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहा है कि हमारे पास है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी आयरन डोम की है उसमें भी लोगों को शक होने लगा है कि भाई क्या इतने इंटरसेप्टर नहीं थे क्या उनके पास। हाँ। पर आप समझ सकते हैं कि इंटरसेप्टर्स हैं, पर अगर आप 5000 फायर करेंगे तो वो 100 को इंटरसेप्ट करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 1000 को इंटरसेप्ट, तब भी कोई ना कोई तो क्रॉस करेगा, उसको पार करेगा। तो हर एक टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं एक खामी है जिसका दूसरा देश इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे टर्की अपने ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, रूस आप देखो कहाँ ईरान से भी ड्रोन मंगवा रहा है, चाहे नॉर्थ कोरिया जो देश को कोई रिकग्नाइज नहीं करता वो भी अपने मिसाइल्स का प्रदर्शन करने की कोशिश कर। तो सब कोई दिखाना चाहते हैं ऐसे माहौल में कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई टेस्टेड है, रिलायबल है, और आप खरीदें कि हम बेच दें। तो अमेरिका का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है इसमें, क्योंकि पूरे विश्व भर में चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे टैंक्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, चाहे सैटेलाइट्स है, चाहे आपके पास मैं कहूँगा कितने भी आले हैं सर्वेलेंस के, वो सब के सब टेस्ट हो रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि चीन जो है टेस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी को अगर बेचा भी है तो बैटल ग्राउंड में टेस्टिंग का, हाँ, बैटल ग्राउंड का एक अलग एक्सपीरियंस होता है सर। मुझे लगता है कि चीन की आर्मी के पास वो एक अभाव है। 1979 के बाद किसी वॉर में वो गई नहीं है। चीन ने तो किसी भी देश के बरखिलाफ लड़ाई नहीं जीती है सिवाय 1962 के। अगर आप उसे लड़ाई कहते हैं तो क्योंकि एक ही डिवीजन अपना भी और उनका भी वो पूरा, तो एक वन साइडेड, यार हम कहेंगे हम लोगों ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया अपना फायर पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इस्तेमाल नहीं किया, एयरफोर्स ने इस्तेमाल की। लेकिन जैसे भी है चीन ने सिर्फ 62 की लड़ाई जीती है। उसके बाद 67 में जो चीन को जबरदस्त झटका लगा सिक्किम में, उसके बारे में चीन नहीं बात करता है। अभी भी जब गलवान में झटका लगा चीन उसके बारे में बात नहीं करेगा, वो बताएगा ही नहीं उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। तो एक वो चीन का अपना तरीका है काम करने का। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि चीन की बात हमने कर ली, लेकिन एक और पड़ोसी है जो आज़ादी के बाद से ही एक परेशानी बनी हुई है। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा था। जिस प्रकार से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से सैन्य तौर पे भी हम बहुत अस्थिरता देख रहे हैं कि एक जो जनरल्स हैं वो पूर्व जनरल के बारे में, जो पूर्व जनरल है वो करंट जनरल के बारे में कोई ना कोई बात कर रहा है। उसे हम किस लिहाज से देखें? और जो काउंटर इंसर्जेंसी अब बड़ी है, खासकर पुंछ रजौरी बेल्ट में, क्या हम जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उनको जोड़ सकते हैं आपस में? देखिए, पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का इस्तेमाल करें, तो आतंक का सौदागर जिसे बोलते हैं वो तो पाकिस्तान है। और हम ही नहीं कह रहे, पूरा विश्व मानता है कि आतंक जो पलकता है, इसीलिए तो ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा, बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी में बगल में अमेरिका ने ठोका। जबकि दोनों दोस्त थे जो दोनों अफगानिस्तान में एक साथ काम कर रहे थे और उनकी ज़रूरत थी, उसके बावजूद भी अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान जो है वो आतंक को फैलाता है और आतंक का सौदागर है। पूरे विश्व भर में अगर आतंक का जड़ है तो वो पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से ही इस तरह की कार्रवाई की। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जब जॉर्डन में ज़ियाउल हक, जो ब्लैक सितंबर बोलते हैं, तो पूरे के पूरे फ़लस्तीनियों को मारा, तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनियों को मारा किसने? तो ज़ियाउल हक ने। वो जो जब किंग जो था, जॉर्डन के किंग को बचाने के लिए इनकी ट्रेनिंग टीम थी। और ज़ियाउल हक, वही ज़ियाउल हक जब पाकिस्तान में आया और जब राष्ट्रपति बना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना, तो हेट इंडिया, मतलब वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो फिलॉसफी लेकर के आया। और आतंक का सहारा लेकर के पाकिस्तान भारत को किस तरीके से अस्थिरता फैला सकता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में किस तरह के दरार पैदा कर सकता है, ये पाकिस्तान लगा रहा है। और अभी भी अब देखें, पाकिस्तान जानता है, और ये भी पाकिस्तान कर रहा है चीन के उकसाने पर। चीन ने पाकिस्तान को बोला है कि आप दो देश ऐसे हैं जो एक जैसे खाते हैं, एक जैसे पीते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं, तो आपको आतंक फैलाने में भारत के अंदर दिक्कत नहीं होगी। ये चौवन लाए की एक नसीहत थी इसको, अयूब खान को, कि आप इस तरह कीजिए। जब पाकिस्तान ने शख्सगम वैली 1963 में
चीन को दे दी थी। तोहफे में दे दी। ठीक है। तो इस तरह का माहौल जो है पाकिस्तान और चीन के बीच में है। तो लो कॉस्ट ऑप्शन, मतलब चीन सोचता है कि पाकिस्तान जो है इसको इस्तेमाल किया जाए भारत के बरखला, जिससे भारत कभी भी तरक्की ना करे और गरीबी में ही रहे और वहीं पे बैठा रहे और फोकस पाकिस्तान पे रहे, चीन पे ना आए। चीन जो है उसके, चीन को लगता है भारत जो है उसका कोई लेन देन नहीं है, मतलब कोई टक्कर नहीं है। विश्व को लगता है कि अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो भारत दे सकता है, पर चीन नहीं चाहता है कि भारत टक्कर दे। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक प्रॉप अप कर रखा है प्रॉक्सी के तौर कि आप भारत को निपटते रहेगा और नॉर्थ कोरिया के द्वारा हम निपटेंगे साउथ कोरिया, अमेरिका इसको, और चीन जो है वो अपने आप धीरे धीरे तरक्की करेगा। और चीन वाकई तरक्की कर रहा है। आज की तारीख में उसका जिस तरीके से तकरीबन $20 ट्रिलियन के आसपास उसका GDP है, जिस प्रकार से गरीबी उसने अपने देश से हटा ली है। और मैं कहूँगा जो चीज़ें उन्होंने की हैं, चाहे एक चीन डेमोक्रेसी नहीं है, एक मैं कहूँगा ये एक टोटल कम्युनिस्ट देश है और जिस तरीके से राज होता है, लेकिन अचीवमेंट है जो भी है, बिल्कुल ठीक शब्द आपने क्या, कैसे भी है चीन ने एक अचीवमेंट जरूर किया है, अपने लोगों के लिए तरक्की जरूर की है। कैसे की है, किस प्रकार से की है, चाहे हम लोगों को पसंद ना हो, पर वो चीन का तरीका है। तो चीन अब उस मकाम पर जा पहुंचा है जो दूसरे पॉपुलेशन एक जैसे दिखती है, एक जैसे खाती है, एक जैसे बोलती है। भारत में तो 50 किलोमीटर के बाद भाषा बदली हो जाती है, खाना बदली हो जाता है, कपड़े बदले, रहन सहन बदली हो। तो इस तरह की जो विभिन्नता है वो भारत में है, उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करें, फूट डालने, डिवाइड एंड रूल। लेकिन बस एक चीज मैं बस समझना चाहता हूँ आपसे, और कि जो हमने पिछले 3 दिनों से पुंछ राजौरी की बेल्ट में देखा, हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 कैप्टन साहब भी शामिल थे। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले पिछले 2 सालों से कई शहादतें इस जगह पे हो चुकी हैं। हम इस जगह को कैसे देखें और क्या कुछ किया जा सकता है यहाँ पे? देखा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जब जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर एक मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त चेंज आया है, और वो चेंज जो है अगर हम कहें कि टूरिज़्म इज़ रिप्लेसिंग टेररिज्म इन द वैली। तो घाटी के अंदर लाखों लोग टूरिज़्म के तौर पर हैं, ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, जो एक तरीके से झटका लगा पाकिस्तान को भी, और झटका लगा जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी चाहे तो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनका डेवलपमेंट चाहिए और वो डेवलपमेंट दिख रही है, उसका उनको फ़ायदा भी हो रहा है। और उन्होंने सोचा, पाकिस्तान ने सोचा कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, जम्मू के अंदर और राजौरी, रियासी, अब ये जो ओल्ड मुगल रूट है वो राजौरी वाला है। राजौरी और रियासी जो है फॉरेस्टेड एरिया है, तकरीबन 40% फॉरेस्टेड एरिया है और घना जंगल है और विजिबिलिटी बहुत कम है और घने जंगलों में गुफाएं हैं। और ऐसे इलाके में जब आप पकड़ लेते हैं, और प्लस जो लोकल्स हैं उधर, उनका भी मैं कहूँगा घाटी में तो चलो आप देखते हैं, पर इधर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तकरीबन मैं कहूँगा कि 60% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो 40% हिंदू पॉपुलेशन भी है। और ये हिंदू पॉपुलेशन अगर अलग भी है तो इनका जो लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो बकरवालों के द्वारा हो या धोक्स हैं, सब जगह बकरियां हैं, सब जगह आसपास चरने के लिए ऊपर जाते हैं। तो इस इलाके में थोड़ा बहुत उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। पर ये फाइट भी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे जंगल्स हैं, गुफाएं हैं, आप टेररिस्ट ऊपर बैठे हैं, आप नीचे से चढ़ रहे हैं, आप एम्बुश लगाया हुआ है, तो कई चीज़ें होती है जिस कारण ये हो रहा है। लेकिन ये तो है कि एट दी एंड मिलिटेंट्स की लाइफ ज़्यादा नहीं है, चाहे वो पुंछ राजौरी में हो, चाहे मिडिल कश्मीर में हो, आपको 7-10 महीने के अंदर अंदर जो है वो हुरों के पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय दिया सर आपने, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर। बहुत गहराई से सर ने तमाम पहलुओं को, तमाम बातों को समझाया है कि इजराइल हमास जंग का क्या होगा और कैसे भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर कोई है तो वो चीन है। क्योंकि चीन जिस प्रकार से सैन्य तौर पे उभर रहा है, वैसे ही वो आर्थिक तौर पर भी उभर के सामने आया है और भारत को
इन दोनों ही चीज़ों में चीन का कंपटीशन करना होगा, आज भी और आने वाले कल भी। तो आज मेरे साथ खास शो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।